सब बैठ जाओ। इसने कहा मेरे पापा काम नहीं करेंगे किसी के लिए, या तो हम अपना बिजनेस करेंगे और या जितनी हमारे पास मीन्स है उनमें हम रहना सीखेंगे। मुझे तो दूसरा ही ऑप्शन अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये भैया कहाँ से इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारी तो औकात ही नहीं है। जो भी है अपने बेटे को पढ़ाएंगे, डॉली जॉब करेंगे और अपना घर चलाएंगे। क्योंकि ये जो काम था इसको कम में नहीं कर सकते, या तो ये मेगा प्रोजेक्ट होना था या ये काम हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब था जो आज तक हमने जोड़ा था वो सब हमें लिक्विडेट करना होगा, घर भी बैंक को देना होगा। 100 बार ये बिजनेस का आइडिया ड्रॉप हुआ, पर भाग्य में गुरुजी ने लिखा था, वो बार बार किसी न किसी तरह इस प्रोजेक्ट को फिर सामने ले आते। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी गुरुजी, 2004 में प्रवीण ने तरुण भैया से कहा था गुरुजी से पूछना कि मैं नौकरी बदलूं। गुरुजी ने उस दिन 4 बातें बोली थी। ऐसे ही रहना है, ऐसे सब कुछ सड़ा हुआ है, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाए, अपना काम करे। हमारी तनख्वाह उस समय इतनी भी नहीं थी कि हम एक मशीन ले सकें, एक सिंगल नीडल की मशीन। हम भूल गए, हमने कभी ये बात याद रखने की भी कोशिश नहीं की, पर गुरुजी नहीं भूले थे। कितनी मुश्किल से गुरुजी ने लोन पास कराया, फैक्ट्री रेंट पर दिलाई। इसके भी हर एपिसोड का एक सत्संग है, मगर मैं वो बताती रहूंगी, ये रात हो जाएगी पर ये सत्संग खत्म नहीं होगा। गुरुजी ने खुद वो प्रोजेक्ट लगाया। ये प्रोजेक्ट हमने 2018 में शुरू किया। इस फैक्ट्री के सीएमडी साहब गुरुजी हैं, हम सब उनके लिए काम करते हैं। आज गुरुजी हमें एक महीने में उतनी तनख्वाह लोगों को दिलवाते हैं, एक महीने में उतनी तनख्वाह लोगों को दिलवाते हैं जो मेरे हस्बैंड 3 या 4 साल में कमाते थे। ये एक बहुत ही मैजिकल जर्नी है, सब कुछ कोई विश्वास ही नहीं कर सकता इस पे। मैं आज 3 साल बाद भी फैक्ट्री में जाकर ये सोचती हूँ, क्या ये सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक सपना हो सकता है। औकात उन्होंने हम लोगों की कहां से कहां पहुंचा, कुछ औकात नहीं थी हमारी। किस तरह उन्होंने सर आंखों पे हमें बिठाया और हमारी औकात बढ़ा दी। उन्होंने मेरे लिए 1996 में कहा था इसको काम करना चाहिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था काम करने में, ना मैंने कभी सोचा। जो गुरुजी ने कहा वो भी उन्होंने किया। उसके बाद मैं कुछ एक कल्याण और सुनाना चाहूंगी सत्संग की संगत जी। मेरा भतीजा, उसको फिट पड़ा और उसके बाद हमने उसकी एक MRI कराई, जिससे हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने हर बार उस पर इशारा किया कि ये ठीक नहीं है। हर बार उनका इशारा मैलिग्नेंसी की तरफ होता था। मेरे माँ के घर वाले कोई गुरुजी को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते थे, पर मैं वो दिल्ली दिखाने के लिए आया। मैं सब मंडे का दिन था, मैं शाम को गुरुजी के मंदिर लेकर गई उसे, जबरदस्ती, मुझे मना तो कर ही नहीं सकता था। और अगले दिन हमने उसकी कोई MRI स्पेक्ट्रम कराई और गंगाराम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो फिजिशियन को दिखाया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी, मुझे लग रहा था मैं गिर के मर भी सकती हूँ यहाँ। उस डॉक्टर ने फाइल उठाई और ऐसे टेबल पे फेंकी और कहता है ये क्या है? ये खोपड़े के पीछे लाओ, अभी निकाल देता हूँ। ये कोई नुकसान की चीज नहीं होती है, ये बहुत लोगों में होती है, किसी को उसके जीवन काल में तंग करती है और किसी को नहीं करती है। फिर मेरे बड़े भाई, उनको अचानक पेन हुआ, एंजाइना पेन, और डॉक्टर ने कहा कि इनको एंजियोग्राफी करिए और कहा कि इनकी बाईपास सर्जरी होगी। बहुत कम उम्र थी उनकी तक। वो यहाँ दिल्ली ऑपरेशन कराने आए और मैं उन्हें कहा कि ऑपरेशन कराने से पहले मंदिर बंद था। मैंने कहा पर मैं गुरुजी के मंदिर ले जाऊंगी आपको। बहुत चिंता थी। उसी रात मुझे ड्रीम आया कि मैं गुरुजी के आश्रम में गई हूँ और एक पगडंडी सी है, मैं वहाँ उदास से बैठी हूँ। गुरुजी मेरे पास आए
और उन्होंने मुझे बहुत सारी रोटी प्रसाद दी। मैंने कहा गुरुजी इतनी सारी, ये तो मैं सारी नहीं खा पाऊंगी। उन्होंने कहा तेरे भाई के लिए भी तो है ना। आप मानेंगे बाईपास सर्जरी करा के 7वें दिन मेरा भाई अपने पैरों पे चल के घर भी चले गए। गुरुजी कहते थे ना कि परिवार का एक सदस्य मेरे पास आएगा, बाकियों का कल्याण मैं कर दूंगा। ऐसे भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, सुनने के लिए भी नहीं मिलेंगे। मेरा एक कजिन है, मैं उससे बहुत सालों से मिली नहीं थी। एक दिन अचानक उसने कहा मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं मिलूंगी तुमसे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं मिल सकता, मुझे बहुत काम है। उसने बहुत रूखा व्यवहार दिखाया, पर उसने बात बात में कहा मैं ग्रीन पार्क आऊंगा। तो मैं ग्रीन पार्क उसके आने से पहले ही पहुंच गई। मैंने कहा मैं यहाँ आ गई ना, तुम कहाँ हो बताओ, मैं तुमसे मिलूंगी। एक वहाँ पर क्लिनिक था, हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक। वो अपनी गाड़ी से उतरा। मैंने कहा नहीं मैं अंदर जाऊंगी, क्यों जाऊंगी। मुझे लगा दिल्ली से कुछ मशीन चश्मा वश्मा लेने आए हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा और वो अंदर चले गए। 10 मिनट बाद वहाँ क्लिनिक के अंदर से एक लड़का आया और कहता है कि मैडम आपको भी अंदर बुला रहे। जब मैं वहाँ पर अंदर गई तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि उसकी बिटिया की कान की, जैसे हार्ट की ईसीजी होती है ना, ऐसी कान की भी कुछ ईजी होती है, जिससे पता लगता है कि हमारा कान में कितनी साउंड वेव्स हम रिसीव कर पा रहे हैं। वहाँ डॉक्टर बैठा था और वो दोनों बहुत अपसेट हस्बैंड एंड वाइफ बैठे थे और इनकी डॉटर की रिपोर्ट आई तो पता लगा कि उसे सिर्फ 5% सुनाई देता है। मुझे बात कभी नहीं पता थी। और फिर वो वहाँ डिस्कस कर रहे थे कि फलाना हॉस्पिटल, जैसे हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है इसी तरह से कान की भी होती है। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, ये वाला हॉस्पिटल 18 लाख मांग रहा है, ये वाला हॉस्पिटल 25 लाख मांग रहा है। और वो मेरा कजिन हाथ जोड़े डॉक्टर से कह रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है ये ऑपरेशन कराने के, मैं नहीं करा सकता। मैं सब सुन रही थी। उसके बाद वो क्लिनिक से बाहर निकला, कहता हम जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा एक बार मुझे चाय तो पिला दे। सामने एवरग्रीन था, हम ऊपर जाके बैठे। मुझे नहीं पता मैंने उसे क्या सत्संग सुनाए अपने, मुझे आज तक नहीं याद। पर जब मैं एक्सटेम्पोर बोलती चली गई। जब मैं रुकी तो मैंने देखा उस बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और मेरी कजिन की आंखों में आंसू थे। तो वो भाभी मेरी कहती है दीदी मुझे विश्वास हो रहा है, आप मुझे कब लेके चल सकती हो। मैंने कहा मंदिर खुला होगा पर वो दिन में नहीं खुलता, वहाँ रात को ही जाना पड़ेगा। तो बोली हमें वापस अपने शहर जाना है। मैंने कहा पर देखो आपको मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मंदिर तो अब शाम को ही खुलेगा। उन्होंने कहा अच्छा हमें चांदनी चौक थोड़ा सा काम है, हम वो काम कर कर आते हैं। वो चले गए, शाम को मेरे घर आए तो मेरे पास एक पेंडेंट था। संगत जी मैं बिल्कुल ये ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ कि मैं बताऊं किसी को कि आपको ऐसे करना चाहिए, इसके करने से ऐसा होगा। मैं कभी नहीं बोल पाती किसी को। मेरे पास एक पेंडेंट था और मैंने उनसे कहा कि भाभी जी आप है ना रोज इसे ना ग्लास में रात में डुबो देना और सुबह अपनी बिटिया को पानी पिला देना इसका, और ऐसा आप करते रहना। उन्होंने कहा ठीक है। मेरे बोर्ड पे एक गुरु जी का स्वरूप था छोटे से फ्रेम में, मैंने उनको वो दे दिया। शाम को उन्होंने लंगर खाया और उसके बाद वो चले गए। मैंने कभी पलट के नहीं पूछा क्योंकि वो लोग खुद इतने दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। मैं बार बार पूछ के उनका दुख नहीं बढ़ाना चाहती थी। मेरे पास करीबन 40 दिन बाद मेरे कजिन का फोन आया, कहते कुछ बात करनी है तुझसे। मैंने कहा बोल भाई। कहते नहीं अभी नहीं बताऊंगा। और उसने अपना मन पलट लिया, फोन रख दिया। कहते सही वक्त पे बताऊंगा। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसका 1 हफ्ते बाद फिर से फोन आया। कहते बहन तेरे पैर धो के पीऊं, क्या करूं मैं, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ। कहता है मेरी बेटी को कान से 70-75% सुनाई देने लगा है।
कहते जब मैं पहली बार तेरे पास फोन किया था ना, मेरे पास सिर्फ एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी, मुझे लगा ये गलत भी हो सकती है। तो उसने फिर दोबारा अपोलो में रिपोर्ट कराई, और जब दोबारा अपोलो में कराई तब 85% हेयरिंग लौट आई थी। कितना बड़ा मिरेकल है गुरुजी। उसने इसी बीच, इसी 40 दिन के दौरान उन लोग का बहुत दिनों से तिरुपति बालाजी जाने का मन था, हस्बैंड वाइफ का, वो नहीं जा पा रहे थे। इन्हीं 40 दिनों के दौरान वो वहाँ तिरुपति बालाजी गए थे। उनकी बेटी ने उनको रात को 2 बजे फोन किया कि पापा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो भी डर गया, रात को 2 बजे क्या हुआ। कहते पापा मुझे अभी अभी ड्रीम आया, आधे तिरुपति बालाजी और आधे गुरुजी वो मेरे पास आए और मुझसे बोले, तेरे को कानों से सुनाई नहीं देता ना, मैं तेरे कान ठीक करने वास्ते आया हूँ। आज भी मैं जितनी बार भी ये सत्संग सुनाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनाए। ये किसी की देखी सुनी बात नहीं है, ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब उस बच्ची की शादी भी हो गई और वो अपने घर बहुत खुश है। संगत जी, अगर मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी तो शायद रात हो जाएगी। गुरुजी मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ अलग सुना दिया हो। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरुजी संगत जी।